गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रहा है, तो आप जो है आप देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, आप बताएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यदि इसके पहले की वीडियो आप 6 ना देखे हो तो उसको आप जाके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 135 पाई मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगता है। यदि शंकु के आधार का व्यास 18 मीटर है तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सॉल्व करने का तरीका वही है। ये कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू है, तो शंकु जानते हैं आप कैसे बनता है। शंकु आपका जानते हैं इस आकार का बनता है। ये आपका शंकु हो गया। ये इसका केंद्र और इसका व्यास कितना दे रहा है? व्यास दे रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दे रहा है? 18 मीटर। ये ए बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ से ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई ज्ञात करिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब सीधे सीधा आपको ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब आप यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनने का मतलब यह है, कह रहा है एक शंक्वाकार। शंक्वाकार का मतलब हमने एक शंकु बना दिया। अब शंक्वाकार शंकु बनाने के बाद कह रहा है इसको पूरा बनाने में आपको कह रहा है 135 पाई मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगता है। यदि शंकु के आधार का व्यास, यानी शंकु के आधार का व्यास 18 तो कह रहा है तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से सुनेंगे, आपको पता होगा ये इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं, इसको एच से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से अगर आपकी त्रिज्या की बात करते हैं ए बी बराबर कितना है? आप लिखेंगे 18 मीटर है। अगर यहाँ आप एक बिंदु ओ लिख देते हैं तो अगर ओ बी की बात करते हैं तो आप कितना लिखेंगे? 18/2 लिखेंगे। 2 के 2 2 9 18, ये कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। ये आपकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। इसको आर बराबर क्या लिखेंगे? 9 मीटर लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद ऊंचाई क्या होगी? ओसी होगी। यहाँ लिखेंगे ओसी। ओसी कितना है? एच है। एच आपको दिया नहीं। उसके बाद फिर आप यहाँ ज्ञात करना है, यल को भी ज्ञात करना है। यल कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ आपको ए सी बराबर कितना दिया गया? यल दिया गया है। ध्यान से सुनेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है आप बताएंगे। यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल, ये होता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दिया गया आप बताएंगे? 135 पाई दिया गया, 135 पाई। यहाँ क्या लिखेंगे? पाई आर यल, ये हो गया। यहाँ से इस पाई को आप काट देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? आर यल बराबर लिखेंगे 135। अब यहाँ आप बताएंगे आर की वैल्यू कितनी दी गई है? आप बताएंगे आर की वैल्यू 9 दी गई है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 दी गई है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9। यल बराबर कितना लिखेंगे? 135। यल बराबर आप कितना लिखेंगे? 135/9 लिखेंगे। तो यल बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9 के 9 होगा और 9 पच्चे कितना हो जाएगा? 45। ये आपका आ गया। यल की वैल्यू कितनी आ गई आप बताएंगे? यल की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 15। इस यल की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे 15 प्राप्त हो गई। अब यहाँ से ये 9 है, ये 9 है, यानी ए ओ बराबर कितना है? 9 है और ओ बी बराबर 9 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो 18 होगा। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है? इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करिए। अब यहाँ से ध्यान से आप सुनेंगे, यहाँ इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ ये बताइए, अगर यहाँ से ए ओ सी की बात करते हैं तो ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ए ओ सी में। ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग। ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है, ये भुजा लंब है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? लंब का वर्ग लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? आधार का वर्ग लिखेंगे। ये हो गया। दिख रहा है कि नहीं? कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से देखेंगे कर्ण भुजा क्या है आप बताएंगे? कर्ण भुजा एसी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एसी का वर्ग बराबर लंब भुजा क्या है? आप लिखेंगे ओसी का वर्ग। ओसी का वर्ग हो गया। आधार क्या है? एओ, एओ का वर्ग कर देते हैं। एसी भुजा का मान कितना है आप बताएंगे? 15 का वर्ग।
ओसी भुजा का मान क्या है आप बताएंगे एच। ध्यान से सुनिएगा, ओसी ओसी एच है, यही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछ रहा है। और ए ओ का मान कितना दिया गया, ए ओ का मान कितना दिया गया, 9 दिया गया, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 9 है। तो यहाँ प्लस लगा के कितना लिखेंगे, 9 का वर्ग लिखते हैं। इसके बाद यहाँ 15 15 हमने कितना होगा, यानी 15 गुणे 15 करेंगे तो आपका कितना होगा, 225 होगा। ये इसको इक्वल टू लिखेंगे एच स्क्वायर, 9 9 कितना होगा 81। यहाँ कितना लिखेंगे 225 लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे -81 होगा, इक्वल टू यहाँ एच स्क्वायर लिखेंगे। इसको घटा दीजिए, ये कितना है 5 में से एक गए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बचा कितना 2, ये उधार जाएगा बनेगा 12, 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा 1, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। एच बराबर कितना हो गया 144, ये रूट में एच बराबर कितना होगा 12 मीटर, यही हो गया इसकी ऊंचाई। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान क्या देने की जरूरत है, हमने सारी चीजें आपको लिख दिया। पहले आप समकोण वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर एल हो गया, पाई ये वक्र पृष्ठ के स्थान पे 135 पाई लिखेंगे, यहाँ से पाई पाई डिलीट हुआ, आर की वैल्यू देखिए यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया 9, एल बराबर कितना हो गया 15 आ गया। अब यहाँ हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, त्रिभुज क्या किया ए ओ सी, जब ए ओ सी का निर्माण किया तो ए भुजा ए सी आपकी कर्ण हो गई, ए ओ आपका क्या हो गया आधार, और ओ सी कितना हो गया आपका लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हमने सॉल्व कर दिया, यही ऊंचाई आपसे पूछ रही थी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, 306 है, तो इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे आपके, एक को यक्स मान लीजिए, दूसरे को क्या मानेंगे यक्स प्लस 1 मान लीजिए, और उसको कह रहा है उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 306 कह रहा है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम बता रहे हैं, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे आप, एक यक्स मान लेते हैं, एक यक्स प्लस 1 मान लेते हैं, ये दो हो गए। अब कह रहा है सुनिएगा पुनः, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है यक्स यक्स प्लस 1, ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यक्स गुणे यक्स प्लस 1, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है गुणनफल 306 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 306 हो गया। अब इस यक्स का गुणा इसमें करेंगे यक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इस गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 306 है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे यक्स, इसको इधर लाएंगे -306 इक्वल टू 0, यही आपसे कह रहा था। इसको आप बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो आप बीजगणितीय रूप में आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको और सॉल्व करने की आगे जरूरत आपको नहीं है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा, तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मान लिया, माना पहला x दूसरा x प्लस 1। तो अब देखिए फिर कहा इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणनफल 306 के बराबर है, तो 306 के बराबर हमने कर दिया, बस आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि इसको आपको दर्शाना है। दर्शाने का मतलब ये कह रहा है कार्तीय तल पर -4,0 बिंदु की स्थिति निर्धारित होगी। अब इसका आपको स्थिति बतानी है, ये किस अक्ष पे है, ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है, मैं यहाँ आपको ये बना दे रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ आप जानते हैं मूल बिंदु 0,1 2 3, ये x अक्ष की धन दिशा होता है, ये y अक्ष की क्या होती है प्लस की दिशा, ये x अक्ष की ऋण की दिशा होती है, और ये y अक्ष की ऋण की दिशा होती है। यदि मूल बिंदु से इधर चलते हैं 1, तो ये माइनस में होगा, 2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4, यही तो है। अब लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कार्तीय तल पर -4,0 बिंदु की स्थिति निर्धारित होती है, तो आप ये बताइए माइनस लिखेंगे -4 पहले लिख रहा है, ये बताइए -4 लिखने से आपको क्या पता चल रहा है कि यह x अक्ष की ऋण की दिशा में है,
अगर 4 लिखा होता तो x अक्ष की धन की दिशा में होते। अब फिर क्या कह रहा है, -4, 0, तो -4, 0 ये किस अक्ष पे आ रहा है, तो आप बताएंगे x अक्ष पे आ रहा है, x अक्ष की ऋण की दिशा में आ रहा है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में दिशा पूछ रहा था ना। तो देखिए आप, कार्तीय तल के दिन की स्थिति निर्धारित होती है तो आप बताएंगे x अक्ष की दिशा में, चाहे x अक्ष की ऋण दिशा लिख दीजिए चाहे x अक्ष की, यदि अगर इधर होता तो धन की दिशा होती। अगर यही चीज आपको ऐसे दिया होता 0, 4 दिया होता तो ये y अक्ष की धन की दिशा में होता, यानी यहाँ, और यही अगर जो है माइनस में दिया होता तो इधर y अक्ष की ऋण की दिशा में होता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको दिशा लिखना था कि किस दिशा में है स्थित निर्धारित होती है, तो यह आप बताएंगे x अक्ष की। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल सी भाषा में पहले आप एक मीनार बना लीजिए, ये आपका एक मीनार हो गया, और इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे रही है, 20 मीटर दे रही है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो गई। अब इसी मीनार की जो छाया बन रही है धरती पर यानी पृथ्वी पर, जो छाया बन रही है कितनी बन रही है, 20√3 बन रही है, 20√3 लिख दीजिए। अब इसके बाद फिर कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ कितना होगा, यहाँ मान लेते हैं थीटा है। अब यहाँ नामकरण कर लीजिए ए बी सी, ये हो गया। पुनः सुनेंगे, एक मीनार है 20 मीटर ऊंची है, जब 20 मीटर ऊंची है तो इसकी छाया जो पृथ्वी पे पड़ रही है, छाया कितनी पड़ रही है, 20√3 पड़ रही है, 20√3 पड़ रही है। तो कह रहा है इसके द्वारा इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, तो आप यहाँ आप ये बताइए, अगर आपसे हम पूछते हैं BC बराबर कितना है तो आप लिखेंगे 20 मीटर लिखेंगे, 20 मीटर लिखेंगे, और उसके बाद AB पूछता है तो कितना लिखेंगे, 20√3 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ आपको थीटा कह रहा है ज्ञात करिए, तो जो थीटा ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार। यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा, लंब की वैल्यू क्या है, लंब आपकी क्या है BC है, तो BC लिख लीजिए। आधार क्या है आपका, आप लिखेंगे AB है, AB हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप ये बताइए BC का मान कितना है, BC कितना है, 20 है, और AB कितना है, आप लिखेंगे 20√3, ये हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप बताएंगे tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। अब यहाँ से यदि थीटा बराबर पूछेगा तो आप लिखेंगे 30 अंश, बस आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था। ये थीटा को यहाँ लिख लिया, ये tan आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, थीटा बराबर 30 अंश आ गया। तो चलिए आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हैं पांचवें क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ आपका पांचवा क्वेश्चन लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सोचते होंगे क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला भी पूछ सकता है, तो जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा कितना लिखेंगे, 4, यहाँ लिखेंगे भुजा का वर्ग का मतलब ए का वर्ग। यही आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। बस इसको आपको इसमें क्या करना था, इसका फार्मूला लिखना था, कुछ नहीं करना है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ ही रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी सभी भुजा समान होती हैं और प्रत्येक कोण भी समान हो, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1 से
यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, 1 से 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है तो संख्या 5 की गुणज होने की प्रयुक्ता ज्ञात करिए। 1 से 5 नहीं होगा, यहाँ होगा आपका 50। यहाँ 1 से 50 संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है तो संख्या 5 के गुणज होने की प्रयुक्ता क्या होगी, यानी 1 से 50 तक पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा एक बार आप दिमाग लगाइए, इसको आप कमेंट भी करेंगे, इसमें आपका उत्तर कितना प्राप्त हुआ। बिना देखे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है 1 से 50 तक, यहाँ देखिए 1 से 50 तक, 1 से 50 संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है तो संख्या 5 के गुणज होने की प्रयुक्ता बताइए। अब आप यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अगर आप 1 से चलते हैं 50 तक की संख्या लिखते हैं, उसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेंगी, कितनी है संख्या, तो आप इसको आप जरा बताइएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 1 से कह रहा है 50 तक, यही है। अब यहाँ आप क्या करेंगे ये बताइए, जो 5 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वही 5 से कटेगी। तो यहाँ क्या होगा, 5 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक कितना होगा 20, तो 20, 5 पचे कितना होगा 25, 5 छः 30, 5 छः 30, 5 7 कितना होगा 35, 5 8 कितना होगा 40, 5 9 45, 5 10 50। अब ये बताइए 1 से 50 तक, अब बताओ कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड यानी 5 से कटेंगी, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप गिन लीजिए, 5 से तो यही संख्याएं कटेंगी, 5 से 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 20 कटेगा, 25 कटेगा, 30 कटेगा, 35 कटेगा, 40 कटेगा, 45 कटेगा, 50 कटेगा। 5 से तो यही संख्याएं कटेंगी जो 50 तक की हैं। 1 से 50 तक की संख्या की बात कर रहा है कि जो 5 से कटती हो, तो जो 5 से कटती हैं तो यही संख्याएं हैं। अब ये बताइए ये टोटल कुल संख्या कितनी, जरा हमको बताइए जो कट रही है। आप बताएंगे ये 10 संख्या, और इसके बाद फिर कह रहा है 1 से 50 तक संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है तो संख्या 5 के गुणज होने की प्रयुक्ता क्या होगी। तो ये बताइए ये टोटल संख्या कितनी है, 50 है, 1 से 50 तक है। और उस बात को सुनेंगे, 1 से 50 तक अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो कुल आप 50 संख्या बताएंगे, लेकिन उस 50 में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से कट रही है। बातें समझ में रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने देखा एक, अब यहाँ से आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 50 तक लिख सकते थे पूरी संख्या। तो कुल संख्या कितनी होती, 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या होती। यहाँ तक समझ रहे हैं। लेकिन उसमें कह रहा है कि कौन संख्या 5 से कटेगी, उसमें कौन संख्या 5 से कटेगी, तो आप बताएंगे यही 10 संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी। ये तो अब यहाँ आप इसकी पूछ रहा प्रयुक्ता क्या हो, यही तो पूछ रहा है गुणज होने की प्रयुक्ता। तो आप कितना संख्या है, 10 संख्या ये है जो 5 से कट रही है, और कुल टोटल संख्या कितनी है, तो 10 बटा कितना लिखेंगे 50। अब कहोगे ये 10 क्या है, 50 में 1 से लेके 50 तक की कुल संख्या है, उसमें कितनी है 5 से कटेंगी, तो आप बताएंगे 5 संख्याएं, 5 से कटने वाली कुल 10 संख्याएं हैं। ये देखिए यही संख्याएं तो कर सकती हैं। अगर 1 से 50 तक की अंक लिखेंगे तो आप कितनी संख्या काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे तो 5 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, यही संख्याएं तो कटेंगी 5 से, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं कटेंगी। तो 5 से कुल कटने वाली कितनी संख्या है, 5 से कुल कटने वाली संख्या 10 है, और टोटल संपूर्ण संख्या कितनी 50 है। तो आप इसको ऐसे सरल कर दीजिए, 1/5 हो गया, यही आपका आंसर। बस ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब यहाँ इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी ई सी एक चक्री चतुर्भुज है, यदि कोण
BOC 50 अंश, BOC कहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये O है आपका, BOC 150 अंश है, तो कोण BEC का मान क्या होगा, BEC का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो आपको चित्र तो दिख ही रहा होगा, चित्र में देखेंगे आपका ABEC, यही तो कहा है चक्री चतुर्भुज, ABEC ये कैसे चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। और BOE का मान कितना दिया गया है, 150 अंश दिया गया है। जरा ध्यान से सुनेंगे आप, यहाँ आप इसी चित्र को मैं यहाँ बड़ा के बना दे रहा हूँ, ये हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका केंद्र है, और यहाँ से ये देख लीजिए और इसको देख लीजिए, यहाँ आपको कितने अंश का कोण दे रहा है, आप बताएंगे 150 अंश, ये O है, और यही एक बिंदु आपका ये मान लेते हैं, इसको भी आप ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ E लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको गौर से सुनना है, ABEC ये चक्री चतुर्भुज है, आप बताएंगे हाँ चक्री चतुर्भुज है। अब यहाँ से BOC दे रहा है, BOC कितना दे रहा है, ये BOC 150 दे रहा है। अगर यहाँ की बात करते हैं, ये कितना कोण है, तो आप कितना बताएंगे, तो आप ऐसे तो लिखेंगे, ये कोण की बात करना। अगर हम टोटल यहाँ से ऐसे पूरा कोण पूछते हैं कितना होगा, तो आप बताएंगे 360 अंश का होता है, पूरा संपूर्ण कोण कितना होगा, 360 होगा। 360 में से ये आपको दे दिया, तो जब ये दे दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 360 माइनस कितना लिखेंगे, 150। सुनिएगा, ये कोण आपको कितना दिया, 150 दिया, और ये कोण आपको ज्ञात करना है, ऊपर वाले कोण को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, और कितना आ गया 2, यानी यहाँ ऊपर का कोण कितना आ गया, आप बताएंगे 210 आ गया। यहाँ तक आप ध्यान से सुनेंगे। अब आपको एक चीज इतना तो जरूर पता होगा कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर क्या होता है, तो आप बताएंगे परिधि पर बना कोण आधा होता है, तो यही कोण तो पूछ रहा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर आधा होता है। तो केंद्र पर कितना बना है, आप बताएंगे केंद्र पर यहाँ आपको बना है 210 अंश, तो BEC क्या होगा, तो आप बताएंगे, लिखेंगे कोण BEC बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, क्या लिखेंगे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ध्यान दीजिए, केंद्र पर बना कोण। अब देखिए लिखेंगे BEC 1/2, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, यहाँ लिखेंगे आप 210 अंश, यही तो बन रहा है। अब यहाँ आप इसको इसे काट दीजिए, BEC बराबर, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दहम 20 होगा, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आप 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 दहम 20, एक आ गया 0, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 105। यही आपका आंसर। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। केंद्र पर बना कोण परिधि पर आधा हो गया, यहाँ कितना बना, अब यहाँ 150 दे रहा था, पूरा संपूर्ण कोण 360 होता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद 360 में से 150 घटा दिया, ऊपर वाला प्राप्त हो गया, और यहाँ का कोण पूछा था, यहाँ का कोण पूछा था, तो यहाँ का कोण आपने कितना प्राप्त कर लिया, 105। ध्यान दीजिएगा, अब अगर यही हम आपसे पूछते BAC का मान ज्ञात करिए, तब क्या करते, तब क्या आप 210 का आधा करते, नहीं, तब आप जो है 150 का आधा करते, तब ये जाके यहाँ का प्राप्त हुआ। जब ये कोण पूछता है तब आप इसका आधा करते, यहाँ हो जाता है 150 है, तो यहाँ कितना होगा, आधा होगा, 75 अंश होगा, तब ये इसका कोण होता। 150 का आधा करते इसका निकल गया, लेकिन यहाँ आपको ये दिया नहीं था, तो इसको हमने क्या किया, संपूर्ण कोण में से 150 को घटा दिया,
यह देखिए 150 को घटाया 210 आया, 210 का आधा कर दिया तो कितना आ गया, 105 आ गया। यही आपका आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 8 में कह रहा है आपसे कि tan थीटा cot थीटा का मान ज्ञात करिए। कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा और cot थीटा का मान? कमेंट करके फट दे बताएंगे आप। यहाँ लिखेंगे tan थीटा इंटू क्या लिखेंगे, cot थीटा, ये हो। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये लिखेंगे tan थीटा, cot थीटा का क्या होता है, cot का क्या होता है, cot का 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं? ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा आपका, ये cot। अब काट का कास बटे साइन भी होता है, ये तो आपका हो गया। इसमें आंसर कितना आ गया आपका, एक आ गया। अब इसी तरह से आप 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 की घात कितना दे रहा है, 3, और 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 3, लासा ज्ञात करिए। लासा में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लासा में आप कितना लिखेंगे, ये 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 3 यहाँ है, तो 2 की घात 3 को ऐसे लिख लीजिए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, तब भी 5 को लिख लीजिए। ये हो गया। अगर मासा की बात करता तो जो दोनों में उभय निश्चय रहता वही लिखा जाता, लेकिन लासा में ये होता है जो मिलता है उनमें से एक, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। किसमें, लासा में। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया, गुणे 5 गुणे 3 करते हैं, तो 8 5 कितना होगा 40, गुणे कितना करेंगे 3, 4 यही 12, कितना हो गया 120 हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 2 4 6 3 4 3 3 4 4 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें लगता है आज बहुलक जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से ही स्टार्ट है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो इसमें आज आप बहुलक बता दीजिए हमको क्या होगा। चलिए इसको आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप इसमें हमको कमेंट करके बताइएगा बहुलक कितना होगा। तो हमने आपसे बताया था बहुलक वही संख्या होगी जो सबसे अधिक बार आए, वही होता है। तो इसमें देखते हैं बहुलक कौन सा है। 2 कितनी बार है पूरे में, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, ये बहुलक तो होगा नहीं। 4 एक बार यहाँ है, और एक बार 4 यहाँ है, एक बार 4 यहाँ, एक बार 4 यहाँ, तो 4 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, 4 4 बार हुआ। 3 कितनी बार है, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 3 बार है। और 6 कितनी बार है, एक बार है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें बहुलक पूछ रहा था। बहुलक आप क्या लिखेंगे, बहुलक आप लिखेंगे कितना है, 4। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमें लगता है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए आज जो है आपका टॉप 10 की सीरीज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। और यदि इसके पहले की आप 6 वीडियो ना देखे हो तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि हम क्रम वाइज यानी बोर्ड के पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं सीरीज से लेते चलते हुए चल रहे हैं। और आप अगर एक एक वीडियो आप डेली हमारी देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, और आप बोर्ड की परीक्षा में बहुत बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब आप एक सिस्टम से वीडियो को डेली आप देखते रहेंगे तो आधे घंटे की वीडियो है, आप डेली इसको आप पहले क्वेश्चन को देखिए फिर लगाइए, और उसके बाद प्रयास करिए नहीं आ रहा है। अगर आप डेली बने हुए होंगे हमारे साथ वीडियो में तो देख रहे होंगे एक के बाद एक क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मीनार की ऊंचाई वाला, मीनार की ऊंचाई से 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगर यदि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो कैसे ऊंचाई दूरी से 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक दिन आपको हमने लिया था, उसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करना था, और दूसरे दिन लिया था हमने, उसमें आपको आधार ज्ञात करना था। और आज जो है आपको ऊंचाई और आधार दोनों दिया था, आज कोण ज्ञात करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।
यानी ऐसी कोई टाइप नहीं आपसे बच रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं। और जो छूट भी रहे हैं आगे अभी आपकी प्रैक्टिस सेट ऐसे अनवरत चलती रहेंगी, आप उसको देखते रहेंगे तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।